एवरीवन, दिस इज आशुतोष कुमार। आई वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब ट्यूटोरियल चैनल आशुतोष सर। आज की इस ऑनलाइन लेक्चर क्लास में हम लोग एस्से राइटिंग के स्किल के बारे में जानेंगे कि कौन सी ऐसे पॉइंट्स हैं, किन चीज़ों को हमें ध्यान रखना चाहिए किसी भी एस्से को लिखने के लिए, ताकि हम एक अच्छा इम्पैक्टफुल एस्से लिख सकें जो एग्ज़ाम में स्कोरिंग हो, यानी जिससे मार्क्स अच्छे मिलें और हम उसे काफ़ी इम्प्रूव कर सकें अपने स्किल को। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें जानना ज़रूरी है। तो आज के इस एपिसोड में हम उन्हीं चीज़ों के बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। नाउ सबसे पहले जान लेते हैं कि एस्से क्या होता है। तो एस्से एग्जैक्टली आप समझ लीजिए यूँ कि किसी भी टॉपिक पे एक पैराग्राफ वाइज कोई भी मैटर लिखना और बेसिकली उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि वो जो उसका पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ों को बैलेंस करते हुए एक डिटेल डिस्क्रिप्शन दे, दैट इज़ एस्से। जब हम लोग ऐसे लिखते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सी चीज़ें चलती हैं कि किस पॉइंट को हमें लिखना चाहिए, कौन से पॉइंट को हमें नहीं लिखना चाहिए। ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं। कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो अननेसेसरी हो, जिन्हें हमें नहीं लिखना है, कौन से ऐसे चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं जिन्हें हमें लिखना है। लेकिन जब हम लिखते हैं तो कौन से स्टेप में किसे हमें रखना है, ये सब चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो उन्हीं के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज़ होती है कि हम एस्से को अगर लिखें तो अगर हमारे सामने एग्ज़ाम में 4 से 5 टॉपिक दिए जाते हैं और उसमें से हमें चूज़ करना हो कि हम कौन सा टॉपिक लिखना शुरू करते हैं, तो मोस्टली हम क्या चूज़ करेंगे, ये सब चीज़ें कैसे सेलेक्ट करेंगे, ये सब चीज़ें भी सोचना ज़रूरी है। मोस्टली क्या होता है कि आप अगर एग्ज़ाम में कोई भी एस्से पूछा जाता है तो सारे एस्से के आपको टॉपिक नहीं पता होते हैं कि ये एस्से हम रट के नहीं गए होते हैं, और इससे वैसे भी रटा नहीं जाता है। ये एक इमेजिनेशन है, ये एक क्रिएटिविटी है, राइटिंग स्किल की क्रिएटिविटी, जिसमें हमें सोच कर कुछ नया लिखना होता है कि हम कैसे उसे इम्पैक्टफुल बना सकते हैं, कैसे उसे हम एक डिफरेंट टाइप में लिख सकते हैं, ये सारी चीज़ें। तो अगर हम लोग मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कोई टॉपिक लें, जैसे यहाँ पे मैंने टॉपिक लिया कि हॉबीज़। सपोज़ कर लेते हैं चलिए कि अगर हमें हॉबीज़ के ऊपर कोई एक एस्से लिखना है कि हॉबीज़ क्या होती हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें मेंशन की जाती हैं, वो चीज़ें तो हम कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी एस्से के टॉपिक सेलेक्ट करने में, वो ये है, एग्जाम्पल मैंने हॉबीज़ लिया है, तो एग्जाम्पल आप भी अगर कोई चीज़ को सेलेक्ट कर रहे हैं तो किस तरह सेलेक्ट करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे समझें कि आपको जो चीज़ सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हो, जो वर्ड सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो, जिसके बारे में आप थोड़ा बहुत जानते हो, वो आपको टॉपिक सेलेक्ट करना चाहिए। पहला तो ये मेथड है। ये उन बच्चों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा जो बहुत अच्छा अभी कमांड नहीं रखते हैं एस्से राइटिंग में, तो उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है प्रैक्टिस के लिए भी। और जो लोग पहले से थोड़ा बहुत लिखना जानते हैं या रट कर लिखते हैं, उनके लिए बेहतर हो सकता है कि कुछ पॉइंट्स को अगर और इम्पैक्टफुल बनाने के लिए मेंशन करना चाहें तो क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एस्से एक हॉबीज़ के नाम का लिया है, तो हॉबीज़ अब ज़रा सोचिए कि क्या क्या चीज़ें इसमें आती हैं, क्या क्या चीज़ें आप ऐसी हैं जो आप सामने वाले को बताना चाहोगे कि उसके बारे में जानना ज़रूरी है। जैसे हॉबीज़ डिफरेंट टाइप की हो सकती हैं। आउटलेट फॉर एनर्जी होता है, यानी कि आप जो है व्यवहारिक तौर पे इसे एक्सरसाइज के तौर पे भी देखते हैं कई बार। हॉबीज़ जो हैं इंटरेस्टिंग भी होती हैं, यानी रुचिकर, हम अपने मन के अनुसार करते हैं। ये वो पॉइंट्स हैं कि आप ऐसे अगर मान लीजिए कोई लिखने जा रहे हैं तो आप उसके बारे में क्या क्या जानते हैं वो एक्सप्लोर करिए, यानी दिमाग में आपके क्या क्या आ रहा है। अब जैसे हॉबीज़ टॉपिक लिया तो हॉबीज़ के बारे में आपको क्या क्या चीज़ें आती हैं कि हॉबीज़ किस काम आता है। पहला डिफरेंट टाइप का होता है, आउटलेट फॉर एनर्जी हो सकता है, इंटरेस्टिंग होता है। फिर उसके बाद हम इसे फ्री टाइम में मोस्टली यूज़ करते हैं, यानी हॉबीज़ को हम अपने फ्री टाइम में ही करते हैं। जनरल नॉलेज इंप्रूव भी करता है हमारा, हॉबीज़ कोई भी है, अगर मान लीजिए आपका कोई हॉबी ऐसे है कि बुक्स पढ़ना है, आपका हॉबी कोई मैगज़ीन पढ़ना है, तो जनरल नॉलेज की इंक्रीज़ करेगा। इस टाइप की चीज़ें हैं। इस टाइम कलेक्टिंग टाइप का ऐसे हो सकता है, यानी हॉबी हो सकती है कोई भी, किसी किसी को कुछ एंटिक चीज़ें कलेक्ट करने की आदत होती है, तो वो भी हॉबीज़ हैं। एंड एडुकेटिव हो सकता है, ये कुछ शिक्षाप्रद, जिसमें हम कुछ नई चीज़ें सीखते हैं, ऐसा कुछ भी हो सकता है। देन क्रिएटिविटी होती है इसमें। पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है किसी भी हॉबीज़ के थ्रू। अगर आपको बैडमिंटन खेलने की हॉबी है तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है। आपको फैशन डिज़ाइनिंग करने की हॉबी है या आपको मॉडलिंग करने की हॉबी है, तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स कि आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी करता है ये सब चीज़ें। फ्रेंडशिप की हॉबीज़ हो सकती है, इससे फ्रेंडशिप बढ़ती है जब हम हॉबीज़ में इंक्लूड होते हैं। गेम्स हो सकती हैं हॉबीज़ में। रिफ़्रेशिंग हो सकता है, यानी कुछ नया रिफ़्रेश करने के लिए आप अपने आप को हॉबीज़ के तौर पे चीज़ों को करते हैं। जैसे घूमने की हॉबीज़ होती है, वो रिफ़्रेशिंग के तौर पे भी देखी जाती है। म्यूज़िक हॉबी हो सकती है आपकी, और चॉइसेस इसमें बहुत सी ज़्यादा होती हैं। तो ये वो पॉइंट्स हैं जो आप इसके बारे में जानते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, यानी दिमाग में आपके क्या क्या पॉइंट आएगा अगर हॉबी के बारे में आप सोचें, तो ये वो पॉइंट्स हैं।
फिर रिलीफ ऑफ मोनोटनी, यानी कि आपको एकांतता से निजात भी दिलाता है। ये आप एकांत में बैठे हैं, आप उदासी में बैठे हैं, तो उससे जो है अकेलेपन से भी जो है ये आपको निजात दिलाता है। हॉबी इस तरीके की भी हो सकती है और एक्टिंग हो सकती है। ये वो रैंडम टॉपिक हैं जो मेरे दिमाग में आए हैं। मे बी कि आपको इससे ज़्यादा भी कुछ चीज़ें लगती हों कि हाँ ये भी हॉबी हो सकती है। तो वो पॉइंट्स वो होंगे जो पर्टिकुलर टॉपिक में आपको ये बताएगा कि आप कितना उसके बारे में जानते हैं। तो जैसे मैंने हॉबी टॉपिक लिया है, तो हॉबीज़ के बारे में आप जितना कुछ भी जानते हैं, जितनी चीज़ें भी उसके बारे में आप सोच सकते हैं, वो सामने आपको पेपर पे पुट करना चाहिए। तो इस तरह से आप टॉपिक शुरू करेंगे। अब अगर आप मान लीजिए सपोज़ एग्जांपल के तौर पे कि आपने कोई भी टॉपिक ऐसा लिया जो एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ है। सपोज़ आपने लैंड पॉल्यूशन के बारे में सुना। एयर पॉल्यूशन अलग होता है, वाटर पॉल्यूशन अलग होता है, और लैंड पॉल्यूशन एक आपको टॉपिक दे दिया गया और आपसे बोला गया है हॉबी इसमें जो भी है आप ऐसे लिखिए। तो आप लैंड पॉल्यूशन को किस तरह से व्यू करेंगे? लैंड पोल्यूशन के बारे में आप जितना कुछ भी जानते हैं, जैसे जैसे चीज़ें आपने देखी हुई हैं, जो जो चीज़ें आपने सुनी हुई हैं, उन सबको आप पेपर पे हेडिंग वाइज लिखेंगे, तो वो उसका एक्सप्लोरेशन होगा। ठीक वैसे यहाँ पर जैसे हॉबीज़ का हो रहा है उसी तरह से। तो आपको सबसे पहले तो ये सेलेक्ट करना है कि क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं इसमें। वो पॉइंट्स लिखने के बाद अब स्टार्ट कैसे करें, तो स्टार्ट में आप सबसे पहले तरीका ये अपनाएं कि आप छोटे छोटे सेंटेंस लिखें, और इस तरह से सेंटेंस लिखें जिसमें आपके हर पॉइंट की बातें क्लियर होती जाएं कि आप एग्जैक्टली कहना क्या चाह रहे हैं उस पॉइंट के थ्रू। सपोज़ जैसे हॉबीज़ क्या है, तो हॉबीज़ जो है, हॉबीज़ आर फ्री टाइम एक्टिविटीज़। हॉबीज़ जो है फ्री टाइम एक्टिविटीज़ है, जो फ्री टाइम में हम करते हैं। एग्जांपल्स जैसे एग्जांपल्स आर सिंगिंग, डांसिंग, राइटिंग, प्लेइंग क्रिकेट एंड फुटबॉल ईटीसी। इस तरह की चीज़ें जो हैं ये फ्री टाइम एक्टिविटीज़ हैं। तो पहला ये दिमाग में आया, छोटा सा स्टेप में आपने एक सेंटेंस में सिंपल सा लिख लिया। फिर दूसरा क्या हो सकता है हॉबीज़, तो हॉबीज़ जो है दे आर द मैटर ऑफ पर्सनल चॉइस। वो पर्सनल चॉइस होती हैं, नॉट फोर्स्ड। यानी हॉबीज़ के बारे में किसी को फोर्स नहीं किया जा सकता। ये किसी भी व्यक्ति के लिए एक पर्सनल चॉइस होती है कि वो हॉबीज़ को जो है यूज़ करे या सेलेक्ट करे या ना करे। तो उसकी कोई हॉबी होगी, वो उसकी पर्सनल चॉइस होगी, किसी की फोर्स नहीं होगी। तो यह भी होता है। एंड द नेक्स्ट इज़ कि दे आर इंटरेस्टिंग एंड गिव प्लेजर। जो हॉबीज़ हम लोग कोई भी अपनी एग्जीक्यूट करते हैं, उसे हम जब हॉबीज़ को अपने पूरा करते हैं, तो वो हमारे खुद का इंटरेस्ट जनरेट करता है। यानी हम उसमें इंटरेस्ट लेते हैं तभी वो चीज़ करते हैं। एंड गिव प्लेजर, हमें खुशी देता है। तो हॉबीज़ की ये खासियत है। तो ये उन्हीं चीज़ों के बारे में हम लिख रहे हैं जो हॉबीज़ के बारे में हो सकती हैं। फिर दे रिफ्रेश द माइंड, वह हमारे माइंड को रिफ्रेश करते हैं बाय प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी टू डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज़। अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज़ करने के लिए वो हमारे माइंड को जो है रिफ्रेश करते हैं और हमें एक अच्छे मौके, अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं कुछ चीज़ों को विभिन्न तरीके की करने के लिए। तो ये हॉबीज़ में मेंशन की जा सकती हैं। एंड देन दे प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम मोनोटनी, कि वो हमें मोनोटनी से यानी एकांतता से, निजता से निजात दिलाते हैं। एकाकीपन से, अकेलेपन से, इससे उदासी से निजात दिलाते हैं ये। दे हेल्प अस चैनलाइज आर एनर्जी, और ये हमें अपनी एनर्जी को चैनलाइज करने यानी उसको विधिवत अलग एक स्टेप में निकालने की भी काम करते हैं। सपोज़ आपको एक्सरसाइज करने का, जिम जाने का बड़ा शौक़ है, वो आपकी हॉबी हो सकती है। तो आपको बॉडी बिल्डिंग करने का शौक़ है, तो आप एनर्जी को चैनलाइज करते हैं। यानी आपका बॉडी तो सेट हो ही रहा है एक्सरसाइज करने से या जिम करने से, आपका माइंड भी इम्प्रूव होता है। जब एक्सरसाइज हम लोग करते हैं तो बॉडी की फिटनेस तो बढ़ती है, बट माइंड भी हमारा फिट रहता है। ये सारी चीज़ें चैनलाइज होती हैं एनर्जी, और फिर हम पॉजिटिवली सोचना शुरू करते हैं। तो ये एनर्जी को चैनलाइज करता है इस तरह से। एंड देन दे कैन ऑल्सो बी यूजफुल एक्टिविटीज़ एंड कैन प्रोवाइड प्लेजर टू अदर, कि कई बार ऐसा भी होता है कि जो हॉबीज़ हैं वो हमें खुद को तो खुशी देते हैं, बट दूसरे को भी जो है प्रसन्नता दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल रीडिंग आउट ऑफ द विजुअली इम्पेयर्ड पीपल, कि अक्सर करके जो है उनके लिए कोई चीज़ पढ़ाना, जैसे जो बेसिकली देख नहीं सकते हैं, विजुअली इम्पॉर्टेंट पीपल्स जो होते हैं जो देख नहीं सकते हैं, उनके लिए अगर कुछ हम करते हैं तो वो प्लेजर उनको भी प्रसन्नता देता है। तो इस प्रकार की चीज़ें, जैसे आप मान लीजिए ऑर्फनेज चलाते हैं, अनाथालय, तो ऑर्फनेज की आप कोई हेल्प करते हैं, आपको किसी को हेल्प करना पसंद है, तो उससे आपका प्लेजर तो बढ़ ही रहा है, बट दूसरे को भी उससे फ़ायदा होता है आपकी हॉबी से। ये वो चीज़ें भी होती हैं तो जो हॉबी के साथ हमारी निकल कर आती है बाहर। हॉबीज़ आर एडुकेटिव एंड दे वाइडन आर जनरल नॉलेज। अक्सर करके हॉबीज़ जो होती है वो एडुकेटिव होती हैं। यानी कुछ ऐसी हॉबीज़, जैसे आपका न्यूज़पेपर पढ़ने का हॉबी हो सकता है, कोई मैगज़ीन पढ़ने का हॉबी हो सकता है, या जी के तैयार करने का, जी के की नॉलेज इकट्ठा करने का हॉबी हो सकता है। तो इससे आपका ज्ञान तो बढ़ता ही बढ़ता है, लेकिन आप साथ में एक्सपेंड अपने आप को कर पाते हैं, कुछ नई चीज़ों के साथ अपने आप को कोरिलेट भी कर पाते हैं।
तो ये चीज़ें हॉबीज़ में होती हैं एंड दे हेल्प अस टू डेवलप आवर ओवरऑल पर्सनालिटी। तो देखिए जो ऊपर हमने टॉपिक लिखे थे वन बाय वन, उसी चीज़ को हम एक्सपेंड कर रहे हैं कि वो कैसे हम हमारी लाइफ में चीज़ों को इंक्लूड हम करते हैं, जो हॉबीज़ में चीज़ें मौजूद होती हैं वो। तो हमारा ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी हॉबीज़ हमारा करता है, ये चीज़ें होती हैं। एंड दे सर्व अस अ मीडियम फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ आर क्रिएटिविटी। तो हम जो भी क्रिएटिव होते हैं उसमें हमारे क्रिएटिविटी को और एक्सप्रेस करने का वो मीडियम भी हो सकता है। सपोज़ आपको क्ले से कुछ बनाने की हॉबी है, सपोज़ जैसे कि मिट्टी के बर्तन बनाने की, मूर्तियाँ बनाने की, पेंटिंग बनाने की, तो उसमें आप अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। म्यूज़िक आप कंपोज करते हैं, म्यूज़िक के धुन निकालते हैं आप, नई नई धुनें, तो वो एक क्रिएटिविटी हो सकता है। तो ये मीडियम है हमारे एक्सप्रेशन का, हमारी क्रिएटिविटी का, कि हम बहुत ज़्यादा अपने आप को एक्सपेंड कर सकते हैं अपने हॉबीज़ के थ्रू। एंड वी मीट इंटरेस्टिंग पीपल थ्रू आर कॉमन इंटरेस्ट एंड डेवलप फ्रेंडशिप। और हम जब अपने इंटरेस्ट के थ्रू लोगों से मिलते हैं तो कई बार ऐसा कॉमन इंटरेस्ट हमारा जनरेट होता है। जैसे मुझे अगर फुटबॉल खेलने का मन है तो मैं किसी बंदे के साथ मिलता हूँ, वो भी फुटबॉल खेलता हो, तो हमारा ये फ्रेंडशिप भी बढ़ता है। इस तरह से नए नए लोगों से मिलने का मौका मिलता है हॉबीज़ के थ्रू। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो हॉबीज़ के अंदर मौजूद हैं। तो ऐसे लिखने समय आपको यही चीज़ ध्यान रखनी है कि जो भी आप पॉइंट सेलेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट में आप जितना कुछ भी जानते हैं पहले उसे पॉइंट वाइज लिखें एंड देन उसको एक एक वर्ड को एक्सप्लोर करें कि वो क्या हो सकता है, जितना कुछ भी आप जानते हैं। ये प्रैक्टिस है उस चीज़ की कि आप अच्छा ऐसे कैसे लिखें। इन केस आप मान लीजिए कि कोई ऐसा टॉपिक आपको याद आया कि जो इसमें अननेसेसरी लग रहा है, आप इसको दोबारा से ध्यान से देखेंगे तो उस चीज़ को आप कट कर सकते हैं। ये अभी जो पॉइंट्स लिखे हैं ये ऐसे नहीं है, ये सिर्फ पॉइंट्स हैं, उसको एक्सप्लोर किया है। अभी ऐसे आप कैसे एक्सपेंड करोगे उन चीज़ों को भी जानना ज़रूरी है। तो कैसे कर सकते हैं आगे जानते हैं इसके बारे में। वी यूजुअली बिगिन द टॉपिक विद द डेफिनेशन और द शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। हम उसे या तो डेफिनेशन के थ्रू जो है शुरू करें या फिर शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, यानी थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन हम और बढ़ाते जाएं उसमें। जैसे क्या था, हॉबीज़ आर एक्टिविटीज़ तो थी दैट वी इंगेज, जहां हम अपने आप को शामिल करते हैं इन आवर फ्री टाइम, हम अपने खाली समय में। तो देखिए दो लाइनों को एक साथ कोरिलेट किया है, जो फ्री टाइम वाली लाइन थी नीचे थी बट उसको हमने इसके साथ कोरिलेट किया। एंड वी मे बी इंटरेस्टेड इन ड्राइंग, एक्टिंग, पेंटिंग और म्यूज़िक। हम इन चीज़ों में किसी में भी जो है इंटरेस्टेड हो सकते हैं कि ये सब चीज़ें हम करते हों। देन आर कॉमन हॉबीज़ आर क्ले मॉडलिंग, कि हम हो सकता है कि हमारी कॉमन मॉडलिंग हो क्ले मॉडलिंग की, यानी कि मिट्टी के जो चीज़ें बनती हैं उनसे। एंड सॉल्विंग क्रॉसवर्ड पजल, या कोई भी गेम टाइप का जो क्रॉसवर्ड पजल्ड होता है उसको सॉल्व करने का हो सकता है, या फिर रोमिंग, घूमने का शौक हो सकता है। तो इसमें हमारी हॉबीज़ जो हैं अदर कॉमन हॉबीज़ हो सकती हैं। ये पॉइंट हम इस तरह से एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंड ऑल्दो हॉबीज़ आर इंटेल वर्क, दे आर टेकन अपॉन थ्रू द वंस ओन पर्सन चॉइस। अब बेसिकली हॉबी जो है किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत जो चॉइस हो सकती है, व्यक्तिगत सिलेक्शन हो सकता है, यानी उसमें किसी का फोर्स नहीं होता है, तो वो अपना उसका मन होता है किसी भी हॉबी को सेलेक्ट करने का। तो हम इस तरह से अपने सेंटेंस को एक्सपेंड कर सकते हैं धीरे धीरे करके। यानी पहले तो हमने दिमाग में लाया कि ये एक पर्सनल चॉइस हो सकती है, बट हमने इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड किया कि ऑल दो हॉबीज़ ऑल्सो इंटेल वर्क एंड दे आर टेकन अपॉन थ्रू द वंस ओन पर्सनल चॉइस। इस तरह से हमने उस लाइन को एक्सपेंड कर लिया। एंड दे आर ऑल्सो नॉट फोर्स्ड अपॉन अस, हम पर ये थोपा नहीं जाता है। दे आर एक्टिविटीज़ दैट वी आर रियली इंटरेस्टेड इन, कि ये वास्तव में वो एक्टिविटीज़ होती हैं जिनमें हम अपने आप को शामिल पाते हैं। एंड हैंस गिव अस द ग्रेट डील ऑफ प्लेजर, इस माध्यम से हमें बहुत प्रसन्नता प्राप्त होती, इसलिए हम हॉबीज़ को सेलेक्ट करते हैं। एंड हॉबीज़ मेक लाइफ इंटरेस्टिंग, हॉबीज़ जो है हमारी लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाता है। एंड दे रिफ्रेश आवर माइंड एंड हार्ड डेज वर्क, हमारे मन को तो वो रिफ्रेश करते हैं बट हमारे दिन भर की जो थकान होती उसको भी ये कम करता है हॉबीज़। अगर आपका म्यूज़िक सुनने का या म्यूज़िक कंपोज करने का हॉबी है तो आप दिन भर की थकान इससे उतार सकते हैं। आपको गेम खेलने का शौक़ है तो उससे भी आप अपने आप को रिलैक्स फील करते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं इसमें। तो इसी तरह से हम थोड़ा थोड़ा करके लाइन को एक्सपेंड कर सकते हैं। एंड ऑल्सो वी नीड टू डू समथिंग डिफरेंट इन ऑर्डर टू डू आर रूटीन वर्क इफेक्टिवली, कि हम अक्सर करके हम अपने हॉबीज़ के माध्यम से कुछ डिफरेंट करते हैं, ऐसा कुछ डिफरेंट वर्क करते हैं जो हमारा रूटीन वर्क से हटकर होता है। अगर हम रूटीन वर्क में कुछ ऐसा वर्क करते हैं जो हमारा बोरिंग है, सपोज़ हम शॉप चलाते हैं या हमारा कोई वर्किंग फील्ड वर्क है, कोई भी हम ऐसा शॉप चलाने के अलावा कोई सर्विस सेक्टर में हैं, तो लगातार एक जैसा काम करते करते हम ऊब जाते हैं। तो हॉबीज़ के थ्रू हम अपनी उस चीज़ को थोड़ा सा डाइवर्ट कर सकते हैं, यानी मन को हम थोड़ा सा अलग ले जाते हैं जिससे हम अपनी एनर्जी को और ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाते हैं।
ये चीज़ें भी हॉबीज़ के थ्रू की जा सकती हैं। एंड हॉबीज़ प्रोवाइड दिस वेराइटी, हमें ये वेराइटी प्रदान करता है इस प्रकार की कि हॉबीज़ रिलीवर्स फ्रॉम द मोनोटनी ऑफ डेली लाइफ, कि हमारे डेली लाइफ में जो चिंताएं होती हैं, कुछ थोड़ा बहुत थकान होती है या फिर इरिटेशन होती है, उन सबको भी दूर करता है। एंड दे फिल अस विद द एंथुसियाज्म फॉर वर्क एंड कीप आवर एनर्जी लेवल हाई, हमारे यह जो एंथुसियाज्म को बढ़ाता है और हमारे एनर्जी लेवल को भी ये बढ़ाता है, हाई करता है। ये हॉबीज़ के थ्रू ही हम इसे कर सकते हैं पॉसिबल। देन वी विल गो टू मैनी एक्सटेंट टू गेट द थिंग्स दैट वी रिक्वायर, हम बहुत सी ऐसी चीज़ें करते हैं जिसकी हमें आवश्यकता भी होती है, टू गेट द अटमोस्ट जॉय फ्रॉम आर हॉबीज़, और हम अपनी हॉबीज़ के माध्यम से अपने उस खुशी को भी प्राप्त कर सकते हैं जो अंतिम खुशी होती है, यानी जो हमें चाहिए ऐसी खुशी भी हम पा सकते हैं अपनी हॉबीज़ के थ्रू। एंड हॉबीज़ आर ऑल्सो यूज़फुल एक्टिविटीज़, और हॉबीज़ जो हैं एक यूज़फुल एक्टिविटीज़ होती हैं, क्वाइट अ फ्यू हॉबीज़। अब उनमें से जैसे कौन कौन सी हॉबीज़ हमारी जो यूज़फुल हो सकती हैं, लाइक द स्टैम्प कलेक्टिंग। तो स्टैम्प कलेक्टिंग जनरली हम लोग नहीं करते, कुछ लोग करते हैं जिनका मन होता है, मगर आसपास हम सुनने में कम आता है। बट ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो कलेक्टिंग का, सपोज किसी को हीरो हीरोइन का फ़ोटो इकट्ठे करने का शौक़ हो सकता है, किसी को बड़ी एंटिक चीज़ें इकट्ठे करने का शौक़ हो सकता है, ये हॉबीज़ होती है। किसी को कॉइन सेलेक्ट करने का, जो कॉइन पुराने समय में चलते थे सिक्के, उनको इकट्ठे करने का शौक़ हो सकता है। तो इस टाइप की चीज़ें हॉबीज़ होती हैं, हो सकती हैं, मतलब होती नहीं, हो सकती हैं। एंड वाइडन आर जनरल नॉलेज, हमारे ज्ञान को भी बढ़ाता है अबाउट द वेरियस कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड, कि पूरे विश्व में जितने भी अलग अलग देश हैं उन सब के विषय में भी हमारी जानकारी बढ़ती है। जब हम हॉबीज़ के विषय में उतरते हैं तो बहुत सी ऐसी चीज़ें भी हम देखते हैं जो हमारी कंट्री में तो होता ही है, बट किसी दूसरे कंट्री में होता है, तो हम उसको भी समझने की कोशिश करते हैं, उससे भी कोरिलेट करते हैं अपने आप को। ये सब चीज़ें भी हमारे साथ हॉबीज़ में होता है। एंड व्हेन वी शेयर कॉमन इंटरेस्ट वी इवन गेट इनटू द करेस्पॉन्डेंस विद द पीपल ऑफ अदर कंट्रीज़, जब हम उसमें वाकई में इंटरेस्ट लेना शुरू करते हैं तो हम दूसरे कंट्री के लोगों से भी अपना करेस्पॉन्डेंस बढ़ाते हैं, यानी पत्राचार हमारा बढ़ता है, पत्राचार, और उनसे हम बातचीत करना शुरू करते हैं। तो ये फ्रेंडशिप की भी शुरुआत होती है अदर कंट्री के लोगों के साथ में। तो ये वो तरीके हैं जिससे हम अपने लाइन को एक्सपेंड कर सकते हैं, धीरे धीरे लाइन को बढ़ा सकते हैं, यानी और भी हम इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब बेसिकली क्या तरीका होना चाहिए किसी भी ऐसे को एक जो है पूरा पैक्ट बनाने के लिए, एक स्टेप बाय स्टेप पूरा उसको वेल डिज़ाइन करने के लिए, वो भी चीज़ें हमको ध्यान रखनी हैं। अ कंपोजिशन ऑन द पर्टिकुलर सब्जेक्ट कंसिस्टिंग ऑफ अ मोर दैन वन पैराग्राफ इज़ एन एसे। बेसिकली एक से ज़्यादा पैराग्राफ जब हम लिखते हैं किसी भी टॉपिक पर तो वो ऐसे है, लेकिन उसमें क्या होता है कि अलग अलग चीज़ें मेंशन की जाती हैं। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड एसे आ, तो बेसिकली उन एसे में कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, वो ये, जैसे सबसे पहले यूनिटी होनी चाहिए। द एसे शुड बी डील विद द मेन सब्जेक्ट, जो आपका मेन सब्जेक्ट है एसे का। सपोज हॉबीज़ जैसे एग्जांपल के तौर पे लिया था, तो उस टॉपिक से हटना नहीं चाहिए। ऐसा ना हो कि आप हॉबीज़ की बात कर रहे थे और वहाँ पे जाके आपने पेड वर्क की बात करना शुरू कर दिया कि मुझे इसकी सैलरी मिलती है। तो इस तरीके की चीज़ें एकदम डिफरेंट हो गई। वहाँ पर आपको हॉबीज़ पर ही टिके रहना है, जिसके लिए आप अपने इंटरेस्ट के तौर पे वर्क करते हैं, किसी के फोर्स्ड करने पर आप वर्क नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से यूनिटी होनी चाहिए टॉपिक और उसका जो भी रिलेवेंट आप स्टेप लिख रहे हैं उसमें। एंड ऑल पार्ट्स ऑफ द शुड बी क्लियरली लिंक्ड विद दैट सब्जेक्ट। और जितने भी टॉपिक आप लिखते हैं, चाहे वो पैराग्राफ चेंज करके लिखें, चाहे आप शॉर्ट जो है एक कहीं पे मेंशन करते हैं एक टिप, वो सारा का सारा जो है हेडिंग से ही टच करना चाहिए, यानी उस टॉपिक से हटना हमें नहीं है। तो पहली चीज़ आपको दिमाग में रखनी है कि यूनिटी होनी चाहिए। एंड दूसरा कोहेरेंस होना चाहिए। देन मतलब उसका लय बना रहना चाहिए। लय बने रहने का मतलब ये है कि आपको ये भी चीज़ सोचनी होगी कि पहले स्टेप में क्या लिखूं, बाद में क्या लिखूं। सपोज़ आपने कोई ऐसे शुरू किया और आप कंक्लूजन बीच में लिख दे रहे हैं, और उसके बाद में कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक कंक्लूजन के बाद लिख रहे हैं, और इंट्रोडक्शन आप बीच में दे रहे हैं और कोई टॉपिक शुरुआत में दूसरा लिख दिया आपने। तो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं उस पूरे पढ़ने वाले के व्यक्ति के लिए लय ख़राब कर देती हैं। तो देयर शुड बी अ लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ थॉट, विचार का आपका एक लॉजिकल सीक्वेंस होना चाहिए, यानी तर्क होना चाहिए कि इसके बाद ये चीज़ें स्टेप बाय स्टेप होती हैं। एंड दिस रिक्वायर्स अ लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन आइडियाज़, सेंटेंस एंड पैराग्राफ्स। तो आपका जो लॉजिकल एक रिलेशनशिप है वो बिटवीन आइडिया, यानी जो विचार है उसका, सेंटेंसेस का एंड पैराग्राफ्स का, वो एक बॉन्डिंग दिखनी चाहिए उस एस्से में। तो ये चीज़ आप ध्यान में रख के एस्से को लिखें। एंड देन रिलेवेंस, वो टॉपिक जो भी आप लिख रहे हैं वो सुसंगत होना चाहिए। अनइम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शुड नॉट बी इंक्लूडेड।
किसी भी हाल में आपको ऐसी कोई भी चीज़ उसके अंदर नहीं लिखनी है जो अननेसेसरी हो, जो टॉपिक से बिल्कुल डाइवर्ट कर दे, टॉपिक से बिल्कुल आदमी को हटा दे। वो चीज़ें हमेशा एस्से में ख़राब होती हैं। तो जब भी कोई एग्जामिनर एस्से चेक करता है तो इन सब चीज़ों को उसके माइंड में होती हैं, वो इन चीज़ों को ढूंढता है आपके एस्से में, और इसी से आपका एस्से इम्पैक्टफुल हो सकता है। एंड देन द प्रिपरेशंस, आपका जो एस्से अंत में होना चाहिए, गिविंग मोर स्पेस टू द इम्पॉर्टेंट आइडियाज़। आपने अगर उसके अंदर कोई भी इम्पॉर्टेंट बात लिखी है तो उसके लिए आपको 2-4 लाइन से ज़्यादा आगे बढ़ना होगा। अगर कोई भी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है, यानी उसके बारे में कुछ जानकारी हो सकती है, तो उसको आप कम कर सकते हैं, बट जो बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक, उसको आप एक्सपेंड करके लिखें। तो ये वो तरीके हैं जिससे आप किसी भी एस्से को एक इम्पैक्टफुल बना सकते हैं। एंड रेगुलर प्रैक्टिस आपको इस चीज़ों में महारत ही बनाएगी कि एक अच्छा एस्से कैसे लिखें। क्रिएटिव बनिए, एस्से में आप टॉपिक को सेलेक्ट करिए, उस पर एक बार कोशिश करिए ऐसा कुछ लिखने का, तो आप बेहतर लिख पाएंगे। सेंटेंसेस जब भी आप लिखें, कोशिश करें, अगर आप शुरुआत कर रहे हैं इसे लिखने की, बहुत लंबे चौड़े सेंटेंस मत लिखिए, छोटे छोटे सेंटेंस लिखिए, जिससे आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होने के चांसेस कम हो जाएंगे। बड़े सेंटेंस लिखने में आपके हो सकता है कि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो जाएं, या हो सकता है कि आप उसका कोहेरेंस यानी सुर लय ताल ना बना पाएँ, दूसरे से वो कोरिलेट ना कर पाएँ। इसलिए तो आप छोटे सेंटेंस में लिखें, आसान भाषा में। अच्छा एस्से बहुत ही इम्पैक्टफुल होता है, इससे नंबर भी स्कोर होते हैं, और इस तरह से आप हाईएस्ट स्कोर हासिल कर सकते हैं एस्से राइटिंग में। एग्जामिनेशन में बहुत पूछा जाता है, एंड अब तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाने लगा है, तो इसलिए आपको एस्से तो प्रैक्टिस एटलीस्ट करनी ही पड़ेगी। आई होप कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ हेल्पफुल टिप्स मिली होंगी, इससे बहुत कुछ आप सीखे होंगे। तो एक ऐसे ही नए वीडियो एंड नए लेक्चर के साथ नेक्स्ट ई लर्निंग सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग आशुतोष चैनल। थैंक यू।